तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपेश लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहले समझेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है और उसके बाद इसके जितने भी एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं वो, और इसका एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस लेक्चर में हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है हमारा। चलिए देखिएगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि वायर है और वायर में कोई करंट जो है हमारी आई जो है वो फ्लो हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने स्टूडेंट बताया था कि अगर किसी वायर करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना चाहें तो थंब जो है करंट डायरेक्शन हमको थंब को रखना होता है और उंगलियों को घुमाना होता है ऐसे। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी कहीं ना कहीं वो ऐसी आएगी इसके लिए अराउंड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरीके से होगी। अब ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, इस तरीके से है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से बनेगी, अब ये मान के चलते हैं कि अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की इसके लिए क्या है, ए है, और इस पे हमने कोई छोटा सा जो इंटीग्रल पार्ट लिया है इसका, वो क्या है, डीएल है। तो एम्पियर ने कहा था कि ये जो लूप है, इस लूप के लिए जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि क्या होगा बच्चों, बी डॉट डीएल, ये जो है वो म्यू नॉट टाइम होगा इसके थ्रू द लूप, यानी ये जो लूप है इसके अंदर से जितनी करंट जा रही है उसके म्यू नॉट टाइम से होगा। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका लाइन ऑफ इंटीग्रल अगर आपको देख वैल्यू उसकी समझनी है तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी, इस सर्किट के अंदर से जितनी करंट फ्लो हो रही है उसके टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स। अब मान लीजिए 2 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, 2 एम्पियर करंट नीचे तरफ जा रही है, तो नेट करंट क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इसलिए कहा गया कि नेट मैग्नेटिक फील्ड। और ये है क्या, ये हमारा एम्पियर लूप है, एम्पियरियन लूप, इसको एम्पियरियन लूप कहा जाता है। तो जब भी कहीं पे हम एम्पियर लूप लगाएंगे तो वहां सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि उसके लिए एक क्लोज्ड लूप बनाना होगा। जब हम क्लोज्ड लूप उस पर बना लेंगे तब हम उस पर जो है ये फॉर्मूला जो है लगा पाएंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझ के रखनी है कि ये है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ये लूप के अंदर जितनी भी करंट फ्लो हो रही है उसका लाइन ऑफ इंटीग्रल जो है किसके बराबर है, म्यू नॉट आई नेट के। तो ये एम्पियर लॉ है। अब इसका प्रूफ क्या है, क्या डेरिवेशन है, तो उसको हम समझेंगे। आप हेडिंग लगाएंगे प्रूफ, इस चीज का प्रूफ क्या है, तो उसको भी आपको समझा दे रहे कि कैसे प्रूफ करेंगे इसको। यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट हमको इसके बराबर लाना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, बी डॉट डीएल, अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, जब भी डॉट हटेगा तब तो आपको क्या आएगा, कॉस्ट जो है क्या आता है, कॉस आता है। ये आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर में भी सिखाया जाता है, डॉट हटाने पे क्या आएगा, क्रॉस हटने पे क्या आएगा। तो डॉट जब भी हटेगा जो है कॉस थीटा आएगा, क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है। क्रॉस जो है रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लीजिए इससे जो बनने वाली क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए क्रॉस आता है बी डॉट डीएल के बीच में। अगर वो बी डॉट डीएस जिसके लिए लिखा गया है वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए यहाँ पे डॉट आएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्रॉस और स्केलर क्वांटिटी के लिए डॉट। अब यहाँ पे जब डॉट हटता है तो कॉस आता है। चलिए ये बातें आपको फर्स्ट ईयर की हैं। तो यहाँ पे बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और डीएल क्या है, जो हमने यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट लेंथ इस लूप की लिया है वो डीएल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। तो अब देखिए लूप हमारा कहीं ना कहीं ऐसे है, और लूप पे अगर डीएल लिया है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे है। कहीं छोटे से अगर हिस्से पे लेंगे तो डीएल की लेंथ ऐसी आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, कहीं ना कहीं 0 डिग्री है।
तो यहां से हम बोल पाएंगे कि अब बी जो है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी को बाहर कर लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू चाहे तो अभी लिखा रहने देते हैं, और ये बी डॉट डी बी डीएल कॉस थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अब क्या होता है आपका फाइनली बी डीएल, बी आपका हो जाएगा बाहर। तो डीएल का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल में देखिएगा ये पूरी लूप की लंबाई आपको दे देगा, और ये सरकमफेरेंस की जो टोटल लंबाई है ये सरकमफेरेंस ही है, और इसकी रेडियस हमने कहीं ना कहीं ए मानी है। कई सारी किताबों में अगर आर लेके चल रहे हैं तो आप आर ले लीजिए, डजंट मैटर, कुछ भी आप लेके चलिए, रेडियस आर से दिखा आर से लेके सकते हैं। तो टोटल लेंथ आपको क्या मिल जाएगी, बी इंटू 2πr। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इसको पहले आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2πr, तो 2πr से 2πr क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई। तो इस चीज का प्रूफ हो गया जो हमने पढ़ा बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल का जो कितना आता था आई नेट, तो ये कुल मिला के हमारा क्या है, कौन सा करंट है, आई नेट ही है। तो इस तरीके से एम्पियर आपका जो है प्रूफ हो जाता है क्या है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका जो है एप्लीकेशन, ठीक है। आइए तो देखते हैं बच्चों सिलेंड्रिकल के लिए कैसे एम्पियर लॉ लगाना है, और किसी सिलेंड्रिकल वायर, जैसे मान लो पतला सा तार है या कोई सिलेंड्रिकल सा एक मोटा सा तार है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से कितनी बनेगी उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल वायर कह सकते हैं अभी। तो चलिए वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर ही है, थोड़ा सा मोटा है, कुछ भी आप अभी समझ सकते हैं इसके लिए। और इसके हम पूरा एक्सिस है जिसकी रेडियस वगैरह कुछ भी आप समझ सकते हैं कि अभी जो इसके सर्किल की जो इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की वो क्या है, कैपिटल आर है। और यहाँ से हम इसके 3 केस लेने वाले हैं। कौन कौन से केस लेने वाले हैं बच्चों, एक केस ये लेंगे कि इससे अगर हम सिलेंड्रिकल से दूर किसी पॉइंट पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, सिलेंडर के सरफेस पे चेक करेंगे और इनसाइड द सिलेंडर चेक करेंगे। हालांकि इनसाइड द सिलेंडर के 2 कॉन्सेप्ट होंगे तो उसको हम वहीं पे डील कर लेंगे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर कोई पॉइंट इससे दूर है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा P है, कुछ भी मान लीजिए, डजंट मैटर, और यहां से ये पॉइंट जो है इससे R डिस्टेंस पे है। तो क्या है कहानी में ट्विस्ट है कि अब इस सिलेंड्रिकल वायर जिसमें हमारी करंट I फ्लो हो रही है, I करंट इसमें जा रही है, अभी हम I कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर इससे I करंट फ्लो हो रही है और इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जो कि इससे बाहर है सिलेंड्रिकल से, तो इस यहाँ पर इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिर से क्या करेंगे, अपना एक लूप लेंगे। ऐसे ये क्लोज्ड लूप है, ऐसे है ये, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये इस तरीके से, ये मान लीजिए सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसमें कुछ इस तरीके से जो है लूप बना हुआ है। तो यहां पर ये हमने पॉइंट लिया हुआ है, यानी कि हमारा पहला केस है। पहला केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस ही हमारा है कि आउटसाइड का केस, यानी कि आउटसाइड कैसे कि कहीं ना कहीं यहां पे आप समझेंगे कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। पॉइंट हमने बाहर लिया है, सिलेंडर पर नहीं लिया, सिलेंडर के अंदर नहीं लिया है, ये पॉइंट हमारा सिलेंडर से दूर है, तो आउटसाइड है। तो फॉर्मूला फिर से हम लगाएंगे, क्या होता है, बी डॉट डीएल। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट इस्तेमाल करता हूँ, डॉट नाटा के बार बार वही हटा रहे हैं, ये बात समझा दिया। और टोटल करंट कितनी जाती है, म्यू नॉट आई नेट। तो आई नेट टोटल करंट जितनी भी जा रही है, तभी तुमने आई ही कंसीडर किया है, तो आई ही लिख रहे हैं यहाँ पे। अब फिर से वही एंगल क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, अगर हमने छोटा सा यहाँ पे ये सेक्शन जो होता है, ये जो डीएल लिया जाता है, ये डीएल कहीं ना कहीं आप जहां जो लूप ले रहे हैं उसी का एक पार्ट होता है, तो ये डीएल इसी का एक पार्ट है। तो डीएल आपका ऐसे है और करंट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर आप थंब रखेंगे इसके डायरेक्शन में और उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रही है। तो सेम डायरेक्शन डीएल भी हमारा ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। तो ऐसे केस में जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप समझेंगे कि थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे बी डॉट
डीएल कॉस्ट 0 हो जाएगी, कॉस्ट 0 1 हो जाएगी, तो बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी कांस्टेंट है तो फिर से बाहर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी बाहर हो गया डीएल म्यू नॉट आई, ये आ गया आपका। अब यहां से फिर से समझेंगे कि जो डीएल लिखा हुआ, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो देखिए डीएल किस पर लिया है, लूप पर, तो लूप का ही इंटीग्रेशन लगाएंगे। लूप की रेडियस आपने कितनी मानी है, आर, तो ये पूरी इसकी सरकमफेरेंस मिल जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर और आगे हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब ये जो 2 पाई आर है ये हमारा नीचे आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस तरीके से ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी। अब ये आ गई आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यहां से हम समझ पा रहे हैं कि जितना हम सिलेंड्रिकल से दूर जाएंगे उतना हमारा, यहां से जितना इसको दूर जाएंगे मतलब जितना आर की वैल्यू बढ़ेगी उतना कहीं ना कहीं हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब हम इसका अगर दूसरा केस पढ़ते हैं बच्चों, दूसरा केस क्या है इसका, एट द सरफेस। एट सरफेस पे इसका अगर केस पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तो ये दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वाला मतलब कोई पॉइंट था, मान लो अनदर पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाए, तो ऐसे केस में जब हम लूप बनाएंगे इस तरीके से, तो उसके लिए ये जो रेडियस स्मॉल आर होगी वो कहीं ना कहीं स्मॉल आर कैपिटल बराबर होगी। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एट द सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो इस फॉर्मूला का जो सिस्टम रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा सर, यहाँ पे चेंज कुछ नहीं होगा, बस स्मॉल आर की जगह पे आपको क्या प्लेस कर देना है, कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका थर्ड केस लेते हैं बच्चों। थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए कि थर्ड केस में क्या है। थर्ड केस में हम लोग इनसाइड द सिलेंडर बात कर रहे हैं, इनसाइड द सिलेंडर। अगर मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के अंदर देखें तो उसके लिए क्या क्या होगा, तो उसके लिए आप बता सकते हैं कि आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जो स्मॉल आर की वैल्यू लेने वाले हैं उसको मैं कोई और कलर से दिखा सकता था, चलिए ब्लैक से ही दिखा देते हैं इसको। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने पॉइंट जो लिया था वो पी लिया था, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट नहीं लिया क्या, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए पी क्यू आर, तो क्यू पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे सतह पर यानी सरफेस पर, और इसके अंदर कोई पॉइंट लेना चाहे कहीं पर भी ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट टी ले लिया आपने, तो इस पे पॉइंट पे लेंगे तो इसके लिए जो लूप बनाएंगे कहीं ना कहीं ऐसे में बनेगा, ऐसे इस तरीके से लूप बनेगा। तो ये जो लूप बनेगा इसकी वजह से हमको देखना है कि क्या कहानी होगी। अब लूप जो है उसमें हमें समझना है कि ये लूप कैसे काम करेगा। तो इस लूप की रेडियस फिर से आप क्या ले लेंगे, स्मॉल आर ले लीजिए। स्मॉल आर लेने से क्या फायदा होगा, तो चलिए फिर से समझिए क्या। अब इसको समझना इस तरीके से है कि देखिए सिलेंडर के दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि सिलेंडर अगर हालो है तो इनसाइड द करंट नहीं होगी क्योंकि चार्ज नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिलेंडर सॉलिड है तो ऐसे केस में फिर उसके इनसाइड द जो है चार्ज होगा, लेकिन वो चार्ज होगा तो चार्ज के साथ साथ उसमें करंट भी कितनी होगी, तो करंट को फिर उसमें समझा जाएगा, उसमें करंट होगी भी, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो लेकिन अभी हम एक केस ये लेके चल रहे हैं कि अगर हमारा सिलेंडर इफ सिलेंडर जो है हमारा वो क्या है, हालो है, खोखला है। अगर सिलेंडर जो है हमारा खोखला है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अंदर आई की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी, और टोटल अगर आई 0 है तो आप समझिए कि अगर कहीं भी आप वैल्यू रख दीजिए, अगर आई की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कंसीडर बी 0। मैग्नेटिक फील्ड आल्सो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर दूसरा केस इसी में, ये मान लीजिए थर्ड का एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम इसी में, तो ये डेरिवेशन अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है कि हम इसी में इसको मर्ज करके आपको समझा रहे हैं, ज्यादा आपका टाइम भी ना लॉस हो, सारी बात समझ में आ जाए आपको।
इफ सिलेंड्रिकल इज सिलेंड्रिकल सॉलिड, यानी सिलेंड्रिकल वायर जो है, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर सिलेंड्रिकल जो है सिस्टम जो है, ये जो वायर्स है ये सॉलिड है, तो कहीं ना कहीं इसके इनसाइड द लूप भी जो है चार्ज होगा। वो आपको समझना कि यहाँ पे पूरा चार्ज होगा। अब जो पूरे सिस्टम से जो करंट जा रही है वो कहीं ना कहीं आई जा रही है, पूरे एरिया से, कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया से जो करंट जा रही थी वो क्या थी, आई थी। आई नेट हमने मान लिया था आई थी। अब लेकिन इतने एरिया से क्या कितनी उतनी करंट जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो इतने एरिया से कितनी करंट जाएगी ये चीज हमें समझनी होगी। तो सबसे पहले कैसे समझेंगे इस चीज को, तो आप समझिए कि अगर पाई आर स्क्वायर, यानी इसका पाई आर स्क्वायर क्या है, सिलेंड्रिकल वायर का एरिया है, और इससे करंट जो हमारी जा रही है वो आई जा रही है, तो 1 यूनिट एरिया से कितनी करंट जाएगी, इसको आप समझिएगा पहले। तो 1 यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो होगी, आप समझिए कि 1 यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर। अब हमें कितने एरिया के लिए करंट निकालना है, तो ये देखिएगा इस एरिया के लिए ये छोटा वाला लूप बना हुआ है, तो ये जो लूप हमने इनसाइड लिया था उसका एरिया है स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो सो करंट फॉर पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल से पाई आर स्क्वायर से जो करंट जाने वाली होगी वो क्या होगी, आई अपान पाई आर स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाई जो है ये दिस करंट, यानी ये क्या है, ये जो इसके लिए निकालना चाहिए क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये मान लीजिए जो इसके लिए करंट है वो क्या है, नई करंट हम मान लेते हैं कि आई डैश है, तो इतनी करंट यहां से जाएगी। तो इस यहां से समझिएगा कि ये हमारा पाई से पाई कट जाएगा, तो जो आई डैश उस सर्किल के लिए आएगी, यानी इस लूप के लिए अंदर जो करंट आएगी वो क्या आएगी, आई आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर, और ये करंट हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब एक बार करंट मिल गई तो बाकी सारी चीजें तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगी, बाकी सब कुछ हमको पहले से पता ही चल रहा है कि क्या होगा, बस हमें करंट की वैल्यू चाहिए थे, तो करंट हमको मिल गई। देखिए क्या करेंगे, बी डी एल, इसे लिखेंगे हम लोग बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट, और कितनी करंट जा रही है पर आई डैश लिख देंगे बस, और इस टोटल सब कुछ सॉल्व करते जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से फिर से आपका आएगा बी 2 पाई आर, यही आएगा इधर सॉल्व करने पे, और इधर क्या आ जाएगा, इधर भी आपका यही आएगा बस म्यू नॉट, और जो आई डैश है उसके प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी आई स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर, बस। और इसी को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे अपने डेरिवेशन को, तो 2 पाई आर हमारा फिर से नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 पाई आर एंड कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से समझेंगे कि हमारा एक आर फिर से यहां से कैंसिल हो जाएगा, और बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें मैग्नेटिक फील्ड का देखने को मिल जाएगा। और यहां से आप देखिएगा कि अगर सॉलिड का केस ले रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल आ रही है। कहीं ना कहीं अगर हम रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट आराम से बहुत प्यारा है, समझिएगा कि यहां से अगर करंट जा रही है ऐसे, ठीक है, अब ये अगर हम गोला जो अंदर का जो हमने इनसाइड का लूप लिया है इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएं, ऐसे ऐसे क्या करते जाए, बढ़ाते जाएं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से जाने वाली करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और वैल्यू बढ़ने से इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये सिलेंड्रिकल वायर के ले लिया है, इसको जो है इसको नोट कर लीजिए। अब इसका एक ग्राफ बताते हैं आपको, इसको फटाफट नोट करिएगा। तो ग्राफ देखते हैं बच्चों, अगर हम एक जो है 2 ग्राफ समझेंगे यहाँ पे, एक हॉलो सिलेंडर के लिए, एक सिलेंडर जो है सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो हॉलो सिलेंडर में हम देखते हैं कि अगर हमने ग्राफ बनाया तो यहाँ पे थोड़ा सा फील करेंगे, समझेंगे अगर ये एज ए थोड़ा सा सिर्फ हम सिलेंड्रिकल लूप ही कंसीडर कर लें इस तरीके से,
तो बात हमें थोड़ा सा और अच्छे से ग्राफ समझने में भी आ जाएगा और हम ग्राफ को मतलब भी समझ पाएंगे। कहानी मतलब ये है कि अगर ये सेंटर ही है, मान लीजिए जैसे सेंटर है, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर हमने लिया था और लूप जो है अंदर बाहर 3-4 जगह हमने लिया, तो बाहर लिया, सरफेस पर लिया, इनसाइड द लूप लिया। तो अगर हॉलो सिलेंडर था तो वहां पे हमको क्या करें, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए ग्राफ खींचते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, डी और आर के साथ ग्राफ खींच रहे हैं, तो आर हमारा इधर बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट तक इसके पहले आर की वैल्यू स्मॉल आर से कैपिटल आर से लेस है, और इस पॉइंट पे आकर इस वाली सतह पर आके स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाती है, और इसके आगे जब जाता है तो कहीं कहीं स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इस पॉइंट पे बच्चों देखिए, जहां तक वैल्यू कम है, सॉलिड केस में अंदर करंट नहीं थी, तो इतने केस में यहां तक जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी, वो जीरो थी, इसीलिए जीरो थी क्योंकि करंट ही नहीं थी। और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम आ गई, जब से करंट आ गई कितनी, आपको सबको पता है कि इतने पॉइंट पे जो हमारी करंट थी यहाँ पे वो क्या थी, इस पॉइंट पर करंट B इक्वल टू म्यू नॉट I और अपान 2 पाई R थी, वो भी कैपिटल आर, ये करंट थी म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे करंट जो है रेडियस बढ़ाते हैं, बाहर आउटसाइड द लूप लेते हैं, वैसे वैसे ग्राफ जो बता रहा था, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला था B इक्वल टू म्यू नॉट I और अपान 2 पाई स्मॉल r। तो इसका मतलब यह था कि B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मैग्नेट फील्ड जो है वो कम होती जाएगी। अब हम इस दूसरे केस में बात करते हैं, अगर जो हमारा सॉलिड सिलेंडर था, तो सॉलिड सिलेंडर में क्या केस था उसका ग्राफ समझिएगा। सॉलिड केस का ग्राफ कुछ ऐसे था, इस तरीके से, और यहाँ पे फिर से वही सिलेंडर थोड़ा कंसीडर करते हैं जिससे हमको चीजें समझाने में, आपको समझने में, दोनों में हेल्प रहती है। तो चलिए इसको देखेंगे, ये हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर था तो इसके अंदर भी करंट थी, तो इसके लिए अगर B और वर्सेस R का ग्राफ खींचते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू जो है जब कैपिटल R से कम है, क्योंकि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है सिलेंडर के लिए, ये जो वैल्यू यहां से यहां तक है वो क्या है, वो कैपिटल R है। तो इस पॉइंट के पहले स्मॉल r की वैल्यू कम है, इसके आगे इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, और इसके आगे जा रहे हैं क्योंकि R बढ़ ही रहा है लगातार, तो आगे बढ़ने पर क्या है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा हो जाएगी। तो इस पॉइंट से जैसे जैसे आप सतह तक जाते हैं, वहां आपने देखा कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r थी, यानी कुछ ऐसे थी, यानी इस इतने केस में B की वैल्यू जो है स्मॉल r की प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पे लास्ट में डेरिवेशन में कराया था ये चीज का। तो इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे आप सतह तक आते जाओगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट पे आके मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। और लेकिन जब इससे आगे जाओगे, यानी कि जब दूर जाओगे, आउटसाइड द सिलेंडर जाओगे, तो फिर से अगेन जो है वैल्यू क्या होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, मानी घटती जाएगी। तो ये सॉलिड के लिए ग्राफ था। अब चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसका अगला केस। तो बच्चों अगला एप्लीकेशन समझते हैं, सोलेनोइड जो एम्पियर लॉ पर ही बेस है, तो उसको भी समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड में बच्चों एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं या एक चाइना क्ले होती है, दोनों में कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आइसोलेटेड कॉपर के वायर बहुत पास लपेट दिए जाते हैं, और जब उसमें हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो एज ए बिहेवियर मैग्नेट शो करती है। तो बिहेवियर का मैग्नेट वो शो करती है। तो यही व्यवस्था क्या है, यही जो सिस्टम है, यही है सोलेनोइड। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो ऐसे क्या होता है कि एक इसका ऐसे एक सिलेंड्रिकल रॉड टाइप का होता है, ये रॉड चाइना किले का भी बना हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जैसे कार्डबोर्ड वगैरह का भी बना हो सकता है। इसमें बहुत क्लोजली जो है हम लोग क्या करते हैं, बहुत क्लोजली वायर लपेटते हैं, काहे कि कॉपर के। तो इस तरीके से बहुत पास इसके ऊपर कॉपर के वायर इस तरह से क्या किए जाते हैं, लपेटे जाते हैं। तो कॉपर के वायर लपेट के हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से
सोलेनॉइड को बनाते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको चित्र समझ में आ जाए। बाकी आप ये डायग्राम में जब आप रियलिटी में देखेंगे तो वायर एकदम सटे होते हैं और आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड तो उनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है जिसके इसमें करंट इनकी आपस में नहीं फ्लो हो सकती, बस इनके इनसाइड द करंट वायर के ही फ्लो हो सकती है, इसलिए कोटिंग होती है। अब करंट आप देखेंगे कि यहाँ से अंदर जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसे बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इस तरीके से करंट जा रही है। तो आपको इस चीज को समझना है। अब यहाँ पे आगे समझेंगे कि करंट कैसे फ्लो कर रही है। तो ऐसे जा रही है, बाहर आ रही है, तो इस तरीके से अंदर बाहर आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर बाहर। इस तरीके से करंट क्या हो रही है, पूरे लूप में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है पूरे सर्किट। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे जो करंट ऊपर वाले हिस्से में है वो बाहर आ रही है, और वहीं पे करंट जो नीचे वाले हिस्से में कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। तो इस चीज को अगर हम और तरीके से समझाएं तो इसको मैं अनदर डायग्राम यहाँ पे बना लूंगा, तो आप समझेंगे कि ऊपर वाले हिस्से में जो करंट बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड को जब आपको आउटवर्ड इनवर्ड दिखाना है तो क्रॉस डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कभी करंट दिखाना पड़ सकता है कि इनवर्ड आउटवर्ड आपको करंट को शो करना है, तब भी आप क्रॉस और डॉट का यूज करके आप उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से फिर से इस चीज को मैं यहाँ पे समझाऊंगा, और पहले आप इसकी थोड़ा सा और मैग्नेटिक फील्ड को भी समझ लो। अगर ऐसे है इस तरीके से कि जैसे मैं उंगलियां घुमा रहा हूँ, तो मेरा थंब किधर है, इस तरह है। मैं करंट की डायरेक्शन में जो है उंगलियां कर लगा रहा हूँ, थंब को ऐसे बता रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा। तो नॉर्थ पोर्शन इसका इधर है और साउथ पोर्शन इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं बाहर तो दूर दूर होती है, लेकिन इनसाइड द जो सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास होती है। तो ऐसे इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलती है। ये इसकी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। आप समझेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है जो हम आपको बना दिखा रहे हैं यहाँ पे। और इसका एक अपना एक्सिस भी होता है, तो एक्सिस भी आप इससे समझ लीजिए कि ये इसका क्या है, सोलेनॉइड का एक्सिस है। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्लोजली होती है, तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है। वहीं पे इंड में जस्ट हाफ होती है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की, और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेट जीरो होती है। उसका भी रीजन आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों जीरो होती है, बात समझिएगा। तो चलिए एनालिटिकल डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। जैसे कि ऊपर वाले सेक्शन को हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक नीचे वाले सेक्शन को यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से। तो ऊपर वाले सेक्शन वाला बच्चों ये हो गया, नीचे वाला सेक्शन एक हो गया सोलेनॉइड का। और यहाँ पे मान लीजिए सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ है वो कहीं ना कहीं हमारी क्या है, वो एल है। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्न है, जो टोटल टर्न है सोलेनॉइड में, वो क्या मान लेते हैं, टोटल टर्न जो है वो कैपिटल एन है, ये मान लेते हैं। तो ऊपर जितनी बच्चों करंट आ रही है, मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा लेके जूम करके आपको बना रहा हूँ, उसमें बाहर निकलने वाले करंट को हम डॉट में दिखा रहे हैं। और जो करंट हमारी इनसाइड डायरेक्शन में है, नीचे वाले में अंदर जा रही है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से। तो अब बात समझिए कि अगर डॉट है तो डॉट मतलब बाहर तरफ, तो उसमें करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, कहीं ना कहीं ऐसे होगी, इस तरीके से होगी। तो इस वायर के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ऐसे होगी, इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। इसके लिए भी आप समझोगे तो ऐसे होगी, तभी तो डॉट बाहर दिख रहा है। तो इसके लिए भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी, इसके लिए भी ऐसी तरीके से होगी, इस सबके लिए कुछ तरह इसी तरीके से होगी यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे इधर है कि इधर है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर आप इस क्लोज लूप के लिए बनाओगे तो यहाँ पे समझिएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे ऐसे है, अंदर तरफ जा रही है, पीछे से हिस्सा को दिखता है, तो ये हो गया ऐसे, इस तरीके से। इस वाले में भी आप समझिएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसे ही। इस वाले में भी आप समझेंगे तो ऐसे ही, इस तरीके से। और इस वाले में भी अगर हमको आपको दिखाएं तो इसी तरीके से। सब में हमको ऐसे जल्दी से बना दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझिएगा कि यहाँ सब में अपोजिट है।
तो कहीं ना कहीं बाहर कट जाने की वजह से लगभग जीरो होती है। ऐसा नहीं कि जीरो ही होती है, लेकिन इतनी निरिजिबल होती है। मान लो बाहर अंदर 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं बाहर बोल दूं 0.00001 टेस्ला है, तो ऐसे टेस्ला का काम कोई काम नहीं, लगभग जीरो है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है बाहर लगभग क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब ये बात जब समझ जाते हैं तो अब इसमें हम लोग लूप लगा के इसके डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे कि इसका डेरिवेशन जो है कैसे हमें को करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं डेरिवेशन कैसे करेंगे इसका। देखो कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान रखने पड़ती हैं, तो वो भी आपको इसमें जो है जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझते रहिए। थोड़ा यहाँ हम स्पेस मेंटेन किए ले रहे हैं, इससे डेरिवेशन आपका हो जाए। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले लगभग जीरो होती है, मैंने आपको बात समझा दी। कुछ स्पेस यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं आपके लिए। चलो थोड़ा सा काफी क्लियर हो गया यहाँ पे स्पेस। लगभग मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, क्यों होती है वो भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमने एक लूप लेना है, क्योंकि जब हम एम्पियर लॉ बच्चों लगा रहे हैं तो एम्पियर लॉ लगाने के लिए हमें एक क्लोज लूप चाहिए होता है। अब लूप आप कैसा भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप रेक्टेंगुलर ले लें, स्क्वायर ले लें, कैसा भी लूप ले लें, बस एक क्लोज लूप ले लें। अगर ये स्क्वायर लूप है तो सबकी लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, तो एल ए भी है, एल ये भी रहेगा, कहीं ना कहीं एल हमारा ये भी रहेगा और एल ये भी रहेगा। इस तरीके से सभी लेंथ जो है वो एल होगी। और अब इसमें हम सबके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, चलिए डेरिवेशन को प्रूफ से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या समझना है कि अगर बी डॉट डी एल को हम यहाँ प्रूफ करेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, इंटीग्रल और पी से लेके पूरा क्लोज लूप, यानी कि पी से लेके एस तक पहुंचना पूरा करना है। तो देखो एक साथ तो हो नहीं पाएगा, तो हम एक बार पी से लेके क्यू तक का डेरिवेशन करेंगे। उसके लिए लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा लिख देंगे, प्लस दोबारा से फिर से क्यू से लेके आर तक के लिए कर लेंगे, क्यू से लेके आर तक। अब देखिए वो डीएल नहीं लिख रहे हैं, फिर हम कॉस थीटा लिखें, एक दो बार बता दिए पिछले केस में, तो अब इसको वैसे ही मैनेज कर देंगे। यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा आपका। फिर आर से एस तक चले जाएंगे, तो आर एस तक भी आप यही लिख देंगे बी डी एल कॉस थीटा, और प्लस इसके बाद आर से एस से लेके पी तक चले जाएंगे आप। तो एस से लेके पी तक चलेंगे तब भी क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा। और ये टोटल करंट जो है किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट आई के बराबर। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब ध्यान समझेंगे कि पहले वाले में पी क्यू, देखिए पी क्यू आपका इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड पहले से भी आपको क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं यही है, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमने ऊपर वाले पर जो है यहाँ पे सोलेनॉइड में आपको शो किया है, और वहीं से आप फिर से इसको समझिए मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है कहीं ना कहीं ऐसे ही है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी है, ऐसा कुछ नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं चली गई, मैग्नेटिक फील्ड है, बस हमने दिखाया नहीं था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, देखिए डीएल कहाँ पे है, डीएल आपका यही छोटा सा हमने यहाँ पे सेक्शन ले लिया है डीएल का। तो इसके लिए जो है डीएल भी आपका है, बी भी इधर ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री है। फिर बी और डीएल के इस वाले केस में बात करेंगे तो यहाँ पे डीएल कहीं ना कहीं आप जो छोटा सेक्शन इसके लिए ले रहे हैं, तो डीएल आपका ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो इन दिस केस थीटा क्या है आपका, 90 डिग्री है। और यहां पे आएंगे तो डीएल और यहां पे बी दोनों केस ही नहीं क्लियर होता है कि आप एंगल को देखें भी। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो एल लिया है वो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यहाँ पर बाहर वाले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये बोल दीजिए कि बी ही 0 है, बाकी एंगल कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे आइए लास्ट वाले केस में देखेंगे पीएस, तो यहाँ पे फिर से देखिएगा डीएल आपका ऐसे है, छोटा सा अगर आप सेक्शन भी ले लेंगे, यहाँ पे कहीं भी आप सेक्शन ले लीजिए, सब डीएल ले लिए, तो यहाँ पे थीटा फिर से 90 है। तो कहीं ना कहीं 3 लोग यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे। कौन कौन से लोग,
एक ये बर्बाद हो गई, इनका 90 था तो ये इनका काम खत्म, क्योंकि थीटा 90, जीरो काम खत्म इनका। यहाँ बी ही जीरो तो ये भी खत्म, और ये जीरो ये खत्म। तो 3 लोग की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब बचे केवल ये क्या बचे आपके? ये बचे पी से लेकर क्यू वाले। इनको पता था कि हम बच जाएंगे तो ये बच गए। बी डी एल, आगे क्या आ गए? म्यू नॉट आई। आई फिर से वही बात बता रहा हूं कि आई नेट करंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आप कहीं गड़बड़ करेंगे तो फिर डेरिवेशन में आप दिक्कत होगी आपको। नेट करंट है। अब यहां से इधर लेके आएंगे तो ये बी, और डीएल का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो डीएल हो गया म्यू नॉट आई नेट हो गया यहां से। अब डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा ये आपको समझना है यहाँ पे। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या है? देखो ये केवल लेंथ बची है आपकी, और छोटे छोटे इंटरसेक्शन काट के तो यही लेंथ आपको मिल जाएगी टोटल। तो कहीं ना कहीं इस वाले लेंथ का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? बी डीएल का, ये केवल एल होगा, ये म्यू नॉट हो गया। अब आई नेट हो जाएगा यहां से। अब देखिए आई नेट की वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं साइड में। देखेंगे कि आप समझेंगे कि टोटल लेंथ कितनी है? एल है। टोटल लेंथ एल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है? वो कैपिटल एन है। तो आप बताएंगे नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न है वो क्या है? स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाई L, ये है। अगर आपको L लेंथ में टर्न निकालना है, कितने? क्योंकि आपने लूप में जो लेंथ ली है वो L है, तो स्मॉल n मान लिया आपने, कैपिटल N बाई L हो गया है। सो नंबर ऑफ टर्न इन L लेंथ। तो अगर L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा? कहीं ना कहीं n तो पता ही है, और n को क्या कर देंगे? L से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल करंट कितनी हो जाएगी यहां पे? अगर आपको टोटल करंट यहां पे जब निकालेंगे तो एक सर्किल में यहां पे जो एक टर्न है उसमें करंट आई है। तो एनएल सर्किट में हमें करंट अगर निकालनी है, यानी एनएल टर्न में करंट निकालना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए जो आई नेट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी? कहीं ना कहीं इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आई से। तो करंट जो आई नेट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एन एल आई। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। और यहां पर भी एन को आप लिख सकते हो, कहीं जरूरत पड़ती है डेरिवेशन में तो कैपिटल एन बाई एल लिख सकते हो। इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? बी एल म्यू नॉट आई नेट की वैल्यू आ जाएगी एन एल आई। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये एल और ये एल जो है कैंसिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि लूप इतना बड़ा ले, इतना बड़ा लूप ले लें, और बड़ा लूप ले लें, ठीक है, इतना बड़ा ले लें, चीटी सा ले लें, लेंथ कितनी भी ले लें, ये सब यहाँ एजिट जाके क्या होना है? कैंसिल होना है। तो फाइनली जो सोलेनोइड का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। जहां एन क्या है बच्चों? जहां एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न है इन पर यूनिट लेंथ। अब इसकी कुछ और कॉन्सेप्ट इसी सोलेनोइड लेके आते हैं, पहले इसको आप नोट करिए, फिर इसकी और बातें आपको बता रहे हैं। चलिए, तो बच्चों अब समझते हैं कि अभी तो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो एक सोलेनोइड के लिए ही पढ़ा है, लेकिन सोलेनोइड का जो केस है जो अभी हम लोग पढ़ते हैं तो वो इनसाइड द लूप है कहीं ना कहीं, ठीक। तो इनसाइड द लूप के केस में वो मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए कितनी आ रही है? यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट हम भी कंसीडर कर लेते हैं, और इसके लिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बना के चलते हैं ऐसे, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ रही है, और इसकी टोटल लेंथ क्या है? कैपिटल एल है। अब ये बात समझना है कि अगर ध्यान समझिएगा, इसके इंड में, ये इंड पॉइंट है, इसके इंड पॉइंट को ऐसे मिला देता हूं और इस वाले इंड पॉइंट को इससे मिला देता हूं, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया।
अब ये वाला एंगल हमें उतना सा क्या ले लेते हैं, φ1 ले लेते हैं, और ये वाला एंगल क्या हो जाता है हमारा φ2। तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो ये है बच्चों कि b इक्वल टू, जिसका में डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में तो उसको हम नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, तो म्यू नॉट ni अपॉन 2 और ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये एंगल है, ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। जहां φ1 क्या है, ये पहले वाले ये क्या है, इंड पॉइंट है, तो इंड पॉइंट से पहला एंगल φ1 और सेकंड एंगल φ2 है। ध्यान रखिएगा ये एंगल इधर से नहीं है, इस साइड से। तो क्वेश्चन में क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा b इक्वल टू म्यू नॉट ni, ये क्या है, एक बहुत लॉन्ग सोलेनोइड है। अगर ये सोलेनोइड क्या होती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे केस में ये एंगल φ1 भी हमारा बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा है कि ये कितना हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा, और ये भी उधर भी बढ़ता जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा। और sin 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, b इक्वल टू म्यू नॉट ni, ये मिल जाएगा। अब अगर वैल्यू को ध्यान समझिएगा, अगर वैल्यू किसी एक इंड पॉइंट पे निकालने की कोशिश करें, अगर किसी एक इंड पॉइंट पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की कोशिश करें, चाहे इधर इधर फॉर्मूला सेम ही आएगा, तो किसी एक इंड पॉइंट से अगर हम सोलेनोइड के लिए समझें, किसी एक इंड पॉइंट से, तो एक एंगल तो हमारा 0 हो जाएगा, केवल एक ही एंगल बचेगा। तो जो एक एंगल बचेगा, एक 0, साइन φ1 0 हो गया, साइन φ2 हमारा मान लीजिए 90 हो जाएगा बहुत लंबी सोलेनोइड के लिए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 0 प्लस 1 से मल्टीप्लाई का समथिंग कुछ नहीं आएगा, तो केवल क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट ni। तो कहीं ना कहीं इंड ऑफ आएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी है वो पहले की क्या हो जाएगी, पहले की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाले की वो हाफ हो जाएगी, जो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ये समझा जाता है कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे आता है सोलेनोइड का, यानी कि इंड ऑफ आते आते, इंड तक आते आते इसकी मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले सोलेनोइड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहती है, यहाँ पे इंड पॉइंट आते आते, या अगर इसको 0 कंसीडर कर लें, टोटल मैग्नेटिक जो लेंथ है वो L है, तो हाफ लेंथ क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। और नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन करके निकालेंगे तो ये -L ले लेंगे, उसको क्या लेंगे, +L ले लेंगे। तो धीरे धीरे उसके आगे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे और भी ऐसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हमने आपको समझा दिया कि सोलेनोइड इंड ऑफ अगर देखेंगे तो इंड में जो सोलेनोइड की जो वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जस्ट हाफ होती है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड के। कैसे होती है तो उसको जनरल फॉर्मूला से लिख के हमने इस फॉर्मूला को समझा दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी डेरिवेशन की पार्ट है जो हमने आपको जहां तक कराया है वहां तक भी करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको जो थ्योरी समझाई जा रही है वो लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये ग्राफ है, तो जो इनसाइड एट द सेंटर है वो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni होता है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे ये क्या है आपके, ये आपके इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट ni/2 है यहाँ पे, और उसके और अगर आगे आप जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और तेजी से जो है घटती हुई चली जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। आप इसका देते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, और उसके बाद इस लेक्चर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, फिर आगे आएंगे अगले लेक्चर में। जो लेक्चर होगा हमारा किस पर, जो है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर, तो उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बचा है, तो क्वेश्चन को लेते हैं फिर लेक्चर को एंड करते हैं। चलिए आइए जो देखते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन देखे घबराना नहीं, क्वेश्चन जो बड़े होते हैं ना, एक कहावत है, देखने में छोटा लगे खाओ करे गंभीर, तो कई सवाल छोटे रहते हैं करने में बहुत टफ हो जाते हैं, लेकिन कई सवाल बड़े भी रहते हैं तो करने में बहुत आसान हो जाते हैं। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करें बताएंगे आपको। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को, कि आ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी सोलेनोइड की जो लेंथ है क्वेश्चन में वो आपको क्या दी गई है, वो आपको 1 मीटर दी गई है। हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन में आपको रेडियस भी दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर, एंड हैज अ टोटल 1000 टर्न्स, तो टोटल 1000 टर्न भी आपको दे दिए गए, यानी n इक्वल टू 1000 टर्न्स आपको क्वेश्चन में दे दिए गए। वाउंड इट, यानी उसके ऊपर लपेटे गए। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी इसमें जो है बच्चों वो 5 एम्पियर की करंट भी हमारी फ्लो हो रही है।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर। इफ अगला केस दिया है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन वाज टू मूव विद अ स्पीड ऑफ 10 to the power 4 meter per second along the axis of this current carrying solenoid, what would be the force experienced by this electron? ये क्वेश्चन दिया गया है। तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं दिया है। कुछ चीजें कई बार क्वेश्चन बच्चों भ्रमित करने के लिए भी दी जाती है, बच्चा कंफ्यूज हो कि ये वैल्यू का है यूज नहीं हुई। चलिए कुछ ऐसा ही सवाल में है, पहले सवाल को लगाते हैं भी आपको बताते हैं। देखिएगा फार्मूला क्या होता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो म्यू नॉट एन आई होता है। कहीं ना कहीं एन नहीं दिया है तो बच्चों टोटल लेंथ दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न दे दिया है, तो उस फॉर्म में आप फार्मूला प्लॉट कर लीजिए, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन कैपिटल एन, ऐसे हो सकता है ना। अब क्या करना है, वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सभी वैल्यू यहाँ पे जमाएंगे धीरे धीरे से, तो क्या होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 to the power -7 इंटू कैपिटल एन की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है आपको 1000 इंटू आई कितना है, करंट की वैल्यू तो बात कर रहा हूँ 5 एम्पियर की, और अपान लेंथ जो दिया है वो 1 मीटर दिया है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि इस रेडियस का कोई यूज नहीं है, आपको दिया है बस इसलिए दिया है कि तुम कंफ्यूज हो और तुम परेशान हो कि ये वैल्यू का यूज काहे नहीं हो रहा है। सॉल्व करते जाएगी तो आपको फाइनली आंसर क्या आएगा, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यू, और फिर एक और घटा दो कि 3 ये कट गए तो 3 के बाद 4 बचेंगे, 1 जीरो और कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो टोटल कितना वैल्यू आ जाएगी आपकी, बी इक्वल टू पाई में ही लिखा है ना, तो 2 पाई इंटू 10 to the power -3 टेस्ला। अब देखिए उतनी लंबी चौड़ी थ्योरी में इतना सट से आंसर आपका आ गया। बस सब कंफ्यूज नहीं होना कि सॉल्व करे कैसे, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। अब अगली बात जो कह रहा है उसके लिए हमें बना लेते हैं पहले सोलेनोइड, तब आपको बात समझाते हैं क्या कह रहा है। अभी सोलेनोइड हमने बनाया था कि उसमें क्या थे, तार वार लपेटे थे, तार लपेट के हमने कॉइल वगैरह तुम्हारी बनाई थी, और कॉइल बनाने पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कहीं कहीं ऐसे आई थी आपकी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपकी आई थी। चलो जो एक्सिस से है चलो उसको सीधा बना देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से थी। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन वाज मूव विद द स्पीड ऑफ 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्सिस, यानी जो इसका एक्सिस है, ये इसका क्या है, एक्सिस है, और इस एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से दौड़ाया जाए, इधर या इधर कहीं भी इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया जाए इसी एक्सिस के अलोंग, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले फोर्स का जो टर्म होता है वो तो आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहां जो थीटा है वो एंगल बिटवीन है जो आपका चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, और बी मैग्नेटिक फील्ड, तो कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है आपकी, और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है। तो या तो एंगल थीटा आपका 0 हो सकता है और या तो थीटा आपका 180 डिग्री हो सकता है, दोनों ही केस में साइन की वैल्यू 0 होगी। तो ऐसी स्थिति में साइन जब 0 हो जाए तो वेलोसिटी का कोई योगदान रह जाता है क्या, यहाँ कोई नहीं। तो v की वैल्यू का भी यूज नहीं यहाँ कि साइन की वैल्यू से ही काम चल जाएगा, और आपको पता चलेगा कि फोर्स जो है वो क्या आ रहा है हमारा 0, यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मोशन करता है तो उस पे कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नहीं लगता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सोलेनोइड के बच्चों लिया। यहाँ से इस लेक्चर को समाप्त करेंगे और अगला लेक्चर लेके आएंगे फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर और एंटी पैरेलल, और जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, मस्ती करते रहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज फिर वो जबरदस्ती जिंदा है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट में जो है लिखिए, और अपने अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ज्ञान जो है वो बांटने को बैठता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।